नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जैनिश और आप देख रहे हैं बुलेटिन अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दुनिया के सबसे रहस्यमयी मामलों में से एक जेफरी एप्स्टीन केस से, जो एक बार फिर सुर्खियों में है। तो दूसरी ओर बांग्लादेश में आम चुनाव से पहले भारत को लेकर सुर बदलते नजर आ रहे हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी को कड़ी फटकार लगाई है। पार्टी ने बिहार चुनाव में महिलाओं को 10,000 रुपए देने के आरोप पर दोबारा चुनाव की मांग की थी। कोर्ट ने इस याचिका पर नाराजगी जताई और सवाल उठाए। इसी के साथ साल 2025 में 24,600 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को अलग अलग देशों से डिपोर्ट किया गया। ये जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने संसद में दी है। सबसे ज्यादा लोगों को सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका और मलेशिया से वापस भेजा गया। आखिर में मणिपुर में नई सरकार बनने के बाद हालात फिर से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। चुराचांदपुर जिले में लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, टायर जलाए, रास्ते रोके गए और पुलिस से झड़प हुई। हालात संभालने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। इन खबरों पर विस्तार से चर्चा करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। परीक्षा पे चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने बच्चों को पहनाए असम के गमछे। पीएम बोले, 1 साल में हर विदेशी चीज स्वदेशी से बदलें। पाकिस्तानी शिया मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान हुआ धमाका। आत्मघाती हमले में 15 की हुई मौत, 80 लोगों की हालत गंभीर। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ बोले, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। कश्मीरियों के साथ मजबूती से खड़े, ये इलाका पाक की लाइफलाइन है। अमेरिकी नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की चेतावनी। वर्चुअल एम्बेसी बोली, मदद का इंतजार न करें, खुद निकलें। मणिपुर में नए डिप्टी सीएम के विरोध में भड़की हिंसा। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों को बैरक में धकेलने की कोशिश की, टायर जलाए, पत्थरबाजी की। अब खबरें विस्तार से। दुनिया के सबसे रहस्यमयी और खौफनाक मामलों में से एक जेफरी एप्स्टीन केस एक बार फिर चर्चा में है। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने एप्स्टीन से जुड़ी 30 लाख से ज्यादा फाइलें सार्वजनिक कर दी हैं। इन फाइलों में ऐसे दस्तावेज और दावे सामने आए हैं जो सत्ता, पैसा और अपराध के काले नेटवर्क की ओर इशारा करते हैं। कहा जा रहा है कि इस मामले की कड़ियां कई देशों तक फैली हुई हैं। इन खुलासों के बाद पूरी दुनिया हैरान है। लोग जानना चाहते हैं कि इस केस में और कौन-कौन बड़े नाम सामने आएंगे। एप्स्टीन फाइल्स के नए राज एक बार फिर इस मामले को सुर्खियों में ले आए हैं। 2005 में फ्लोरिडा से शुरू हुआ जेफरी एप्स्टीन का मामला आज 2 दशक बाद भी दुनिया को डरा रहा है। जारी की गई ताजा फाइलों के मुताबिक एप्स्टीन और उसके नेटवर्क पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण, उन्हें लालच देकर फंसाने और लंबे समय तक नियंत्रण में रखने के गंभीर आरोप दर्ज हैं। दस्तावेज बताते हैं कि एप्स्टीन की करीबी सहयोगी गिज़लेन मैक्सवेल नाबालिग लड़कियों से दोस्ती करती थी, उनका भरोसा जीतती थी और फिर उन्हें एप्स्टीन के संपर्क में लाया जाता था। फाइलों में यह भी दर्ज है कि लड़कियों को शॉपिंग, फिल्में और पैसों का लालच दिया जाता था ताकि वो खुद को कर्जदार और मजबूर महसूस करें। जांच दस्तावेजों में ऐसे ईमेल्स और रिकॉर्ड्स भी हैं जो बताते हैं कि एप्स्टीन से जुड़े कुछ लेन देन पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम से बाहर क्रिप्टो करेंसी जैसे माध्यमों से किए गए। हालांकि इन फाइलों में मौजूद कई आरोप अभी कानूनी रूप से साबित नहीं हुए हैं, लेकिन ये दस्तावेज जांच एजेंसियों के लिए अहम सुराग माने जा रहे हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि इन फाइलों को जारी करते समय कई पीड़ितों की पहचान ठीक से नहीं छिपाई गई। नाबालिग पीड़ितों के नाम, तस्वीरें और निजी जानकारी सामने आने के बाद अमेरिका न्याय विभाग को अपनी गलती माननी पड़ी। पीड़ितों और मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ये सिर्फ कानूनी चूक नहीं, बल्कि उन लोगों के जख्म फिर से खोलने जैसा है जो पहले ही भारी मानसिक आघात झेल चुके हैं। एप्स्टीन फाइल्स का असर अमेरिका तक सीमित नहीं रहा। ब्रिटेन में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कुछ दस्तावेजों में ब्रिटिश राजनीतिक हस्तियों से जुड़े संदर्भ सामने आए हैं, जिसके बाद पीएम कीर स्टारमर पर सवाल खड़े हुए। वहीं भारत में भी एक पूर्व उच्चायुक्त के नाम का उल्लेख फाइलों में आने के बाद चर्चा और सवाल दोनों बढ़ गए हैं। हालांकि अभी किसी भी तरह का आधिकारिक आरोप या बयान सामने नहीं आया है। जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क का अरबपति फाइनेंसर, राजनेताओं, बिजनेस लीडर्स और हाई प्रोफाइल लोगों के बीच पहुंच रखने वाला व्यक्ति। 2008 में दोषी ठहराए जाने के बावजूद उसे बेहद हल्की सजा मिली। 2019 में दोबारा गिरफ्तारी हुई, लेकिन मुकदमे से पहले ही जेल में उसकी मौत हो गई। आज भी यही सवाल सबसे बड़ा है, क्या जेफरी एप्स्टीन ने आत्महत्या की थी या ये कुछ और था? बांग्लादेश में आम चुनाव से पहले भारत को लेकर सरकार के सुर बदलते नजर आ रहे हैं। वहां के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने माना है कि अंतरिम सरकार के दौरान भारत के साथ रिश्तों में कुछ तनाव आया था। उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस की सरकार के समय संबंधों में रुकावटें जरूर आईं, लेकिन रिश्ते पूरी तरह खराब नहीं हुए। हुसैन ने उम्मीद जताई कि 12 फरवरी को होने वाले चुनाव के बाद बनने वाली नई सरकार भारत के साथ संबंधों को फिर से मजबूत
करेगी। उन्होंने लोगों से कहा कि भारत को लेकर निराश न हो। बांग्लादेश में होने वाले आम चुनाव से पहले भारत को लेकर वहां की सरकार के सुर बदलते नजर आ रही हैं। बांग्लादेश के विदेश मामलों में सलाहकार तौहीद हुसैन ने हाल ही में माना है कि अंतरिम सरकार के समय भारत के साथ रिश्तों में कुछ तनाव आया था। उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली सरकार के दौरान दोनों देशों के संबंधों में रुकावटें आई, लेकिन इसके बावजूद रिश्ते पूरी तरह खराब नहीं हुए। हुसैन ने उम्मीद जताई है कि 12 फरवरी को होने वाले चुनाव के बाद जो नई सरकार बनेगी वो भारत के साथ संबंधों को फिर से मजबूत करने की कोशिश करेगी। उन्होंने साफ कहा कि लोगों को भारत को लेकर निराश नहीं होना चाहिए। दरअसल बांग्लादेश में ये पहला चुनाव है जो अगस्त 2024 में हुए बड़े राजनीतिक बदलाव के बाद हो रहा है। उस समय छात्रों के नेतृत्व में हुए बड़े विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना की सरकार गिर गई थी। इसके बाद उन्हें देश छोड़कर भारत आना पड़ा था। तभी से वो भारत में रह रही हैं। इसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाई गई थी, जिसने करीब 18 महीने तक देश चलाया। इस दौरान भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में ठंडापन आ गया। कई राजनीतिक, व्यापार और सुरक्षा से जुड़े काम धीमे पड़ गए। बांग्लादेश की सरकार ने कई बार शेख हसीना को वापस भेजने की मांग भी की, लेकिन भारत ने इस पर सहमति नहीं दी। इससे दोनों देशों के बीच दूरी और बढ़ गई। तौहीद हुसैन ने यह भी बताया कि अंतरिम सरकार के समय दोनों देशों की प्राथमिकताएं अलग अलग थी, जिस वजह से कई मामलों में काम आगे नहीं बढ़ पाया। हालांकि उन्होंने कहा कि कोई बड़ा संकट नहीं आया, बस रिश्तों में सुस्ती रही। इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि चुनाव से पहले बांग्लादेश के कई मंत्री और सलाहकार देश छोड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। खबरों की माने तो कई लोग अपने राजनयिक पासपोर्ट जमा करवा रही हैं ताकि उन्हें आसानी से विदेश जाने का वीजा मिल सके। माना जा रहा है कि कुछ नेताओं को चुनाव के बाद कार्यवाही का डर है। इनमें वित्त मामलों के मंत्री डॉक्टर सालेहुद्दीन अहमद और मोहम्मद फौजूल कबीर खान के नाम की चर्चा है। पिछले 1.5 साल में बांग्लादेश के रिश्ते भारत से कमजोर हुए हैं, जबकि पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ी हैं। व्यापार, खेल और कूटनीति के क्षेत्र में पाकिस्तान ने बांग्लादेश से अपने संबंध मजबूत किए हैं। हाल ही में युवा और खेल सलाहकार आसिफ नजरूत ने भारत के खिलाफ T20 मैच को लेकर पाकिस्तान के फैसले का समर्थन भी किया था और सोशल मीडिया पर थैंक यू पाकिस्तान लिखा था। इससे भी भारत बांग्लादेश रिश्तों पर सवाल उठे। तौहीद हुसैन ने इन सब बातों पर कहा कि आने वाली सरकार भारत के साथ नए सिरे से बातचीत करेगी और रिश्तों को बेहतर बनाएगी। उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश पड़ोसी देश हैं और दोनों को मिलकर काम करना ही होगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि चुनाव के बाद हालात सुधर सकते हैं। फिलहाल पूरे देश की निगाहें 12 फरवरी के चुनाव पर टिकी हुई हैं। लोग जानना चाहते हैं कि नई सरकार बनने के बाद बांग्लादेश की नीति क्या होगी। क्या वो फिर से भारत के करीब आएगा या पाकिस्तान के साथ रिश्ते और मजबूत करेगा। आने वाले दिनों में यही चुनाव तय करेगा कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते किस दिशा में जाएंगे। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी को कड़ी फटकार लगाई गई है। जनसुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। पार्टी का आरोप था कि चुनाव से पहले महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए भेजकर वोटरों को प्रभावित किया गया और इससे चुनाव निष्पक्ष नहीं रहा। इसी आधार पर पार्टी ने दोबारा चुनाव कराने की मांग की थी, लेकिन सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर नाराजगी जताई और पार्टी को कड़ी फटकार लगाई। आज की बड़ी खबर देश की सबसे बड़ी अदालत से जुड़ी है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी को कड़ी फटकार लगाई है। जनसुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। पार्टी का आरोप था कि चुनाव से पहले महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए ट्रांसफर कर वोटों को प्रभावित किया गया और इस वजह से चुनाव निष्पक्ष नहीं रहा। इसी मांग को लेकर पार्टी ने नए सिरे से चुनाव कराने की अपील की थी। इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जनसुराज पार्टी को कड़ी फटकार लगाई और कोर्ट ने कहा कि जनता ने पार्टी को चुनाव में खारिज कर दिया है और अब वो लोकप्रियता पाने के लिए न्यायिक मंच का इस्तेमाल कर रही है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि हार के बाद कोर्ट में आना सही तरीका नहीं है और बिना ठोस सबूत के चुनाव को चुनौती देना ये तो सरासर गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने जनसुराज की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ऐसे मामलों के लिए पहले निचली अदालत या संबंधित हाई कोर्ट का रुख करना चाहिए। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि कोर्ट ने यह भी संदेश दिया कि राजनीतिक नुकसान की भरपाई के लिए अदालतों का इस्तेमाल करना गलत परंपरा है। इस फैसले के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने इसे जनसुराज
पार्टी के लिए बड़ा झटका बताया है, जबकि समर्थकों का कहना है कि पार्टी आगे भी अपनी लड़ाई जारी रखेगी। अब इसमें देखना यह होगा कि जन सुराज पार्टी का अगला कदम क्या होता है। विदेश में काम करने वाले भारतीयों के लिए ये खबर चिंता बढ़ाने वाली है। साल 2025 में 24,600 से ज्यादा भारतीयों को अलग अलग देशों से वापस भेजा गया। ये जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने संसद में दी है। सबसे ज्यादा लोगों को सऊदी अरब, यूएई और संयुक्त राज्य अमेरिका से रिपोर्ट किया गया। इसकी वजह वीजा नियम तोड़ना और अवैध काम रही। सरकार ने लोगों से अपील की है कि विदेश जाने से पहले सभी नियमों का सही पालन जरूर करें। साल 2025 में 24,600 से ज्यादा भारतीय लोगों को अलग अलग देशों से डिपोर्ट किया गया है। ये जानकारी संसद में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ओर से दी गई है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक साल 2025 में दुनिया के 81 देशों से भारतीय नागरिक को वापस भेजा गया। इसकी सबसे बड़ी वजह रही वीजा नियमों का उल्लंघन, तय सीमा से ज्यादा रुकना, बिना अनुमति काम करना, गलत दस्तावेजों का इस्तेमाल और अवैध तरीके से किसी देश में प्रवेश करना। अगर देशवार आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा भारतीयों को सऊदी अरब से वापस भेजा गया है। जेदा और रियाद से मिलाकर करीब 13,000 से ज्यादा लोग भारत लौटे हैं। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का नंबर आता है, जहां से लगभग 9,500 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है। अमेरिका से करीब 3,800, मलेशिया से 1,600 से ज्यादा, म्यांमार से 1,600 और मालदीव से करीब 150 लोगों को वापस भारत भेजा गया है। वहीं पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका जैसे देशों से साल 2025 में एक भी भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट नहीं किया गया है। इस रिपोर्ट की सबसे अहम बात यह रही कि ज्यादातर डिपोर्ट होने वाले लोग युवा हैं, जो बेहतर भविष्य की उम्मीद में विदेश जाते हैं। कई बार ये युवा दलालों के झांसे में आकर डंकी रूट या फर्जी वीजा के जरिए विदेश पहुंच जाते हैं। परिवार अपने बच्चों के सपनों के लिए जमीन, मकान और गहने तक गिरवी रख देते हैं, लेकिन आखिर में उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। सरकार ने इस मामले में अब सख्ती बढ़ा दी है। विदेश मंत्रालय ने 3,000 से ज्यादा फर्जी एजेंटों सरकार ने इस मामले में अब सख्ती बढ़ा दी है। विदेश मंत्रालय ने 3,000 से ज्यादा फर्जी एजेंटों और कंपनियों की पहचान की है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे केवल लाइसेंस प्राप्त एजेंटों के जरिए ही विदेश जाने की प्रक्रिया पूरी करें और ई-माइग्रेट पोर्टल पर जाकर जरूर जांच कर लें। सरकार का साफ कहना है कि कोई भी एजेंट ज्यादा पैसे की मांग करे तो सावधान हो जाइए। जरूरत पड़ने पर हेल्पलाइन नंबर 1800-111555 पर संपर्क किया जा सकता है। ये रिपोर्ट एक बार फिर चेतावनी देती है कि जल्दबाजी में लिया गया गलत फैसला जिंदगी भर का पछतावा बन सकता है। विदेश जाने से पहले सही जानकारी लेना और कानूनी रास्ता अपनाना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। आपकी क्या राय है इस वीडियो पर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मणिपुर में नई सरकार बनने के बाद हालात एक बार फिर बिगड़ते नजर आ रहे हैं। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। तईबोंग बाजार इलाके में लोगों ने नारेबाजी की, टायर जलाए और सड़कें जाम कर दी। हालात संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि नई सरकार के कुछ फैसलों, खासकर कुकी समुदाय की विधायक नेमचा किगपेन को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने से नाराजगी बढ़ी है। फिलहाल इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। मणिपुर में नई सरकार बनने के बाद एक बार फिर हालात बिगड़ते नजर आ रही हैं। सड़कों पर विरोध, नारेबाजी और पुलिस से झड़प, इन सब ने राज्य में तनाव का माहौल बना दिया है। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर एक बार फिर अशांति के दौर से गुजर रहा है। नई सरकार बनने के कुछ ही दिनों के बाद चुराचांदपुर जिले में लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। गुरुवार की शाम तईबोंग बाजार इलाके में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारे लगाने शुरू किए और विरोध प्रदर्शन किया। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया।
गया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने टायर और लकड़ियां जलाकर सड़कें बंद कर दी, जिससे पूरे इलाके में आवाजाही बंद हो गई। देखते ही देखते प्रदर्शन उग्र हो गया। कई जगहों पर पथराव की खबरें सामने आई। हालात को संभालने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों को मौके पर भेजा गया। जब पुलिस ने भीड़ को हटाने की कोशिश की तो दोनों ओर से झड़पें हो गई। स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान 2 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हालात अब भी संवेदनशील बने हुए हैं। इस विरोध की सबसे बड़ी वजह नई सरकार का गठन और उसमें किए गए कुछ फैसले बताई जा रही हैं। खास तौर पर कुकी समुदाय की विधायक नेमचा किकपेन को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद कई संगठन और लोग नाराज हैं। लोगों का कहना है कि उनकी लंबे समय से चली आ रही अलग प्रशासन की मांग को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। इसी नाराजगी ने धीरे धीरे विरोध का रूप ले लिया और चुराचांदपुर जैसे कुकी बहुल इलाकों में प्रदर्शन तेज हो गए। हाल ही में बीजेपी नेता युमनाम खेमचंद सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। वो मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं। ये सरकार पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के करीब 1 साल के बाद बनी है। नई सरकार बनने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि राज्य में शांति लौटेगी और हालात सुधर जाएंगे, लेकिन इसके उलट कांगपोकपी और चुराचांदपुर जैसे इलाकों में असंतोष बढ़ गया। सरकार में कुकी समुदाय और नगा समुदाय के नेताओं को अहम पद दिए गए, लेकिन इसके बावजूद कई लोग संतुष्ट नहीं हैं। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने पूरे इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार गश्त की जा रही है। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है ताकि अफवाहें न फैले। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि वो लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि वो सभी समुदाय की बात सुनना चाहती है। सरकार का मानना है कि बातचीत और समझदारी से ही समस्या का हल निकाला जा सकता है। मुख्यमंत्री की ओर से भी संकेत दिए गए हैं कि जल्द ही सभी पक्षों से बातचीत की जाएगी। लगातार हो रहे तनाव से आम लोग परेशान हैं, व्यापार प्रभावित हो रहा है, स्कूल कॉलेज बंद हो रही हैं और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो शांति चाहते हैं और नहीं चाहते कि राज्य फिर से हिंसा की आग में जले। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब हालात को शांत करना है। फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। इन तमाम खबरों के साथ आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।